हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं। और जो अपना करंट चैप्टर चल रहा है वो 11th क्लास की एनसीईआरटी का 6th चैप्टर है, प्लांट एनाटोमी, या जिसे अपन बोलते हैं पादप शारीरिकी। इसके दो सेशन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। पहले में अपन ने परिचय देखा था, उत्तक की परिभाषा देखी थी, उत्तक के प्रकार अपन ने देखे थे। दूसरे में उसी को अपन ने कंटिन्यू किया था और जो उसका दूसरा प्रकार है जटिल उत्तक, वो यहां से अपन ने देखा था। आज के सेशन में अपन एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है उत्तक तंत्र, टिश्यू सिस्टम जिसे अपन बोलते हैं। यहां से जो वर्ण उत्तक वाला पोर्शन आएगा उसमें से क्वेश्चन पूछा गया कम से कम 2 से 3 बार। ठीक है, तो वो यहां से आपको अच्छे से देखना है। बाकी हर एक लाइन, हर एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, सो ध्यान से तो अपने को देखना ही है। आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठेगा, नोटबुक है आपके पास तो लेके बैठेगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से मैं बताता चल रहा हूं उसे आपको नोट करते हुए चलना है। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जब भी आप इस सेशन को देख रहे हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अब तक विभिन्न प्रकार के उत्तकों तथा उनमें स्थित कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर चर्चा कर रहे थे। तो 2 सेशन में जो मैंने आपको बताया था उसकी चर्चा आपने कर ली है। आओ अब हम देखें कि पौधे के विभिन्न स्थानों पर स्थित उत्तक कैसे एक दूसरे से भिन्न है। उत्तकों का कंपैरिजन अब अपने को करना है। ठीक है, उनकी रचना तथा कार्य भी उनकी स्थिति के अनुसार होते हैं। तो जो उनकी लोकेशन है उसी के आधार पर अपन बात करेंगे कि उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। मान लो पत्ती में है तो वो जो उत्तक है हो सकता है अलग काम करे, वही उत्तक आपका मूल में अलग काम करे। ठीक है, तो उनकी स्ट्रक्चर जो होगी वो अलग होगी, पत्ती में और मूल में अलग होगी, और उनके कार्य भी पत्ती में और मूल में अलग अलग होंगे। ठीक है, रचना तथा स्थिति के आधार पर उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। किसके आधार पर बोल रहा है? स्ट्रक्चर और लोकेशन के आधार पर। बच्चों को ये तो पता होता है कि 3 प्रकार के उत्तक होते हैं, लेकिन किस आधार पर? जहां पर भी आधार दिया जाता है उसको बहुत ध्यान से आपको देखना है, आधा काम वहीं से हो जाता है। तो आधार आपके पास यहाँ पर क्या है? रचना मतलब स्ट्रक्चर। और दूसरा आधार आपके पास क्या होगा? स्थिति, वो कहाँ है, लोकेशन उसकी कहाँ है। ठीक है, तो ये दो आपको ध्यान में रखने हैं। ये तंत्र कौन कौन से उत्तक तंत्र? एक बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जिसे अपन बोलते हैं, ये आपके पास वर्ण अथवा मौलिक उत्तक तंत्र। और तीसरा है सवैनी उत्तक तंत्र। ठीक है, ये सवैनी तो आप बार बार शब्द सुन रहे हो तीसरे चैप्टर से, जिसके अंदर जाइलम और फ्लेम अपन पढ़ते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लेम सवन, जो पादप में क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र जैसा कुछ नहीं होता है, तो जो भी जल है या खाद्य पदार्थ है उसको ट्रांसफर करने के लिए सवैनी उत्तक तंत्र। तो अभी इसे अपन डिटेल से देखते हैं। पहला टॉपिक इसके अंदर है बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। अब जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, उत्तक तंत्र तो आपने आज पढ़ लिया 2 सेशन पहले। ठीक है, अब ये लिखा बाह्य त्वचीय मतलब सबसे बाहर की ओर। त्वचा जैसे होती है, स्किन जैसे होती है मनुष्य में, सेम वैसे ही पादपों में भी सबसे बाहर ऐसा सिस्टम, ऐसा उत्तक तंत्र सबसे बाहर होता है, उसे आप क्या बोलोगे? बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र पौधे का सबसे बाहरी आवरण। इसके अंतर्गत बाह्य त्वचीय कोशिकीय रंध्र तथा बाह्य त्वचीय उपांग मूल रोम आते हैं। अब मूल रोम तो आपने प्लांट मॉर्फोलॉजी जब देखी थी तो आपने पढ़ा था वहां पर। ठीक है, मान लो ये आपके पास कोई पादप है, ये तो पृथ्वी मिट्टी हो गई और ये इसकी मूल है। तो मूल में आपने 3 रीजन देखे थे। ठीक है, ये मूल गोप वगैरह यहाँ पर होता है, मेरिस्टेमेटिक था, उसके बाद में दीर्घीकरण क्षेत्र था, उसके बाद में परिपक्व जो क्षेत्र था। यहाँ पर आपने जब उस चैप्टर में डायग्राम देखा था तो यहाँ एक छोटी छोटी स्ट्रक्चर बताई जा रही थी जिसे आपने मूल रोम बोला था। तो ये जो मूल रोम है, पादप की जो मूल है उसके सबसे बाहरी पार्ट में मिलते हैं। ठीक है, ये उपांग है, अंग का भी उपांग है। मूल है मेन अंग, लेकिन उसका उसके ऊपर जो है वो उपांग आपके पास देखने को मिल रहा है। ठीक है, रंध्र की अपन बात करते हैं तो रंध्र जो भी गैसेस वगैरह उसके एक्सचेंज में काम आता है, तो ये अभी आगे और बता रखा है। बाह्य त्वचा पौधों के भागों की बाहरी त्वचा है। तो ये स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में कोई फर्क है क्या? नहीं, बताओ कुछ है तो एनसीईआरटी है भाई साहब, कुछ भी है। इसकी कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी होती है। ये इस प्रकार से हो सकती है लंबी कोशिका, ये लंबी कोशिका, और टर्म और कंडीशन क्या है? एक दूसरे से सटी भी होनी चाहिए और एक अखंड सतह बनाती है। बाह्य त्वचा प्राय एकल सतह वाली होती है, केवल एक सतह ही बनाती है। बाह्य त्वचीय
कोशिका पेरेनकाइमा होती है। तो ये पेरेनकाइमा आपने पढ़ रखा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, 3 प्रकार का आपने पढ़ रखा, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। जिनमें बहुत कम मात्रा में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका भित्ति के साथ होता है। कोशिका भित्ति क्या करती है, एक तरह से सुरक्षा प्रदान करती है, सपोर्ट प्रदान करती है, तो सेम वैसे ही ये भी वही काम करेगा। इसमें एक बड़ी राजधानी होती है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर कम है। ये कोशिका की अगर अपन बात करें तो साइटोप्लाज्म कम है, लेकिन जो राजधानी है वैक्यूल जिसे अपन बोलते हैं, वो क्या होती है, बड़ी इसके अंदर होती है। बाह्य त्वचा की बाहरी सतह मोम की मोटी परत से ढका होता है, जिसे अपन बोलते हैं क्यूटिकल। ये नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है, क्यूटिकल नाम सुना होगा, बायोमोलिक्यूल में सुना होगा, यहाँ नहीं सुना तो मान लो ये आपके पास जो भी कोशिका है, उत्तक तंत्र, इसके चारों तरफ ये मोम की कवरिंग है, जिसे अपन बोलते हैं क्या, क्यूटिकल। क्यूटिकल पानी की हानि को रोकता है। मूल में क्यूटिकल नहीं होता, क्योंकि वहां से तो अपन क्या कर रहे हैं, पानी का अवशोषण वहां से कर रहा है, हानि की तो बात करते ही नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। ये अपवाद इसने लिख दिया कि मूल में क्यूटिकल नहीं होता। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से कि क्यूटिकल जो होता है किसका बना होता है, वसा का या मोम का या कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, अमीनो अम्ल का, जो भी ऑप्शन दे सकता है। तो ये आपको आना चाहिए, क्यूटिकल मोम की मोटी परत होती है और मूल के अंदर वो नहीं होती है। क्लियर होगा यहां तक। रंध्र ऐसी रचनाएं हैं जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर मिलता है। इसने लिख दिया पत्तियों की बाह्य त्वचा पर, मूल का नाम अभी इसने नहीं लिया है, तने का नाम भी इसने नहीं लिया, ठीक है। रंध्र की ऐसी रचना जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होता है। रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियंत्रित करते हैं। ये मैंने आपको बताया था, वाष्पोत्सर्जन में समझ में आता, सिंपल सी प्रोसेस है, जिसमें पानी का लॉस होता है, और डिटेल्स अपन देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। और गैसों का जो एक्सचेंज होता है उसमें काम में आता है। प्रत्येक रंध्र में दो सेम के आकार की दो कोशिकाएं होती है, जिन्हें अपन द्वार कोशिका कहते हैं। और ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया, पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये प्रश्न आपके पास यहाँ से पूछा गया है। और ये जो डायग्राम दे रखा है, ये आपको प्लांट फिजियोलॉजी में भी वापस से मिल जाएगा, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन टॉपिक वहां पर भी आता, तो ये वापस से सेम डायग्राम आपको मिल जाएगा। ध्यान में आपको रखना है कि जो रंध्र है वो दो सेम बीन से अपन बोलते हैं, सेव नहीं बोला इसने, ठीक है, ये नहीं बोला सेव, एप्पल नहीं बोला, ठीक है। तो बीन शेप जो होता है इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से होता है, ये जैसे किडनी शेप जैसा होता है ना, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इस शेप में होता है, दो कोशिकाएं होती है जिसे अपन बोलते हैं द्वार कोशिकाएं, द्वार गेट जिसे अपन बोलते हैं। घास में द्वार कोशिकाएं डंबलाकार होती है, ये भी पूछा गया। डंबल कैसे होता है, जिम विम जाते हो, नहीं जाते हो तो कोई बात नहीं, जाने की उम्र है भी नहीं, पढ़ाई लिखाई करो अभी, ठीक है। डॉक्टर बनना है अपने पहले को, ठीक है, पहले अपने को डॉक्टर बनना। तो डम जो घास है उसमें डंबलाकार होती है, घास एक बीजपत्री है, यहाँ से भी पूछ सकता है प्रश्न। द्वार कोशिका की जो बाहरी भित्ति होती है पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। जहां तक मेरे को याद है 2015 या 16 में AIPMT या जो नीट था उसमें पूछा गया। बाहर जो है पतली होती है और आंतरिक भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। द्वार कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है और ये रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है। क्लोरोप्लास्ट होता है तो मतलब प्रकाश संश्लेषण का रोल होगा थोड़ा बहुत। पत्तियों में है वैसे ही इसने बोल दिया है, ठीक है। कभी कभी कुछ बाह्य त्वचा कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती है, उनकी आकृति, माप तथा पदार्थों में विशिष्टता आ जाती है, और इन कोशिका को अपन क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। तो अब इस डायग्राम को देखने की अपने को सख्त जरूरत है। वैसे एक और पॉइंट लिखा, देख लेता है। रंध्रीय छिद्र, द्वार कोशिका तथा सहायक कोशिकाएं मिलकर रंध्रीय तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। रंध्रीय तंत्र अलग है और रंध्रीय छिद्र अलग है। ये देखो बाह्य त्वचीय कोशिका है ये, मान लो, ठीक है। सेम के आकार वाली द्वार कोशिका, तो ये देखो ये द्वार कोशिका, ये इसने ये वाली है, ये वाली जो है ना पूरी, ये द्वार कोशिका है। जैसे मैंने आपको बताया था भाई, किडनी के जैसे लगभग लगभग ये बीन शेप जिसे अपन बोलते हैं, सेम के आकार का, ये द्वार कोशिका, ये इसके अंदर होती है। ये डंबल जैसा होता है, सेम वैसे होता है किसमें, घास में, ठीक है। ये रंध्रीय छिद्र, इन दोनों कोशिकाओं के बीच में जो छिद्र है, ये एक कोशिका ये ऐसी हो गई और ये दूसरी कोशिका ये ऐसी हो गई। इनके बीच में जो छिद्र बचा हुआ है या जो बना है आपके पास, उससे आपने क्या बोल दिया है, ये आपके पास क्या हो गया है, छिद्र यहां पर हो गया, ठीक है। ये रंध्रीय छिद्र हो गए यहां पर। और उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट है, इसके चारों तरफ लगभग ये जो बता रखा है डॉट डॉट है, आपको यहाँ से बता रखा है ग्रीन कलर में, मैं बता देता हूँ इसमें, ये आप देख सकते हो। ये थोड़ा सा अलग कलर लिया मैंने ताकि आपको दिख जाए। ये सहायक कोशिकाएं जो बाहर की ओर है, इनमें अगर विशिष्टता आ जाती है पदार्थों में, आकृति, माप में, तो ये सहायक कोशिका से अपन कहते हैं। और रंध्रीय तंत्र का जो निर्माण हुआ है, रंध्रीय तंत्र में आपके पास क्या क्या आया है,
सेम ऐसा इसमें भी आप डायग्राम देखते चलेंगे साथ साथ में। ये बाह्य कोशिका है, ये सहायक कोशिका जो बाहर की ओर है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर नहीं बता रखा, लेकिन फिर भी ध्यान में आपको रखना है। ये रंध्रीय छिद्र आपके पास हो गया ये वाला, ये द्वार कोशिका ये वाली हो गई, और सहायक कोशिका ये वाला हो गई। ये तीनों जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, रंध्रीय तंत्र का निर्माण करते हैं। आगे बस, ये जब तीनों मिलते हैं तो रंध्रीय तंत्र का ये निर्माण करते हैं। डायग्राम ध्यान में रखना, पूछा गया है, फिर से बता देता हूं आपको। एक और मेन पॉइंट ध्यान में रखना, जो घास था उसके अंदर अपन ने क्या बोला है, डंबलाकार होती है, ठीक है, जो कोशिका है। बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर अनेक रोम होते हैं, इन्हें मूल रोम कहते हैं। मूल में भी जैसे मैंने आपको बताया था, प्लांट एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी में भी अपन ने पढ़ा था। ये बाह्य त्वचा की कोशिकाओं का एक कोशिकीय दीर्घीकरण स्वरूप है। जो भी एक कोशिका होती है, जैसे मान लो ये आपके पास मूल था, इसमें ये कोशिका ये कोशिका ये कोशिका, कुछ समय बाद में इनमें क्या हो जाएगा, दीर्घीकरण हो जाएगा। इस प्रकार से ये मूल रोम बना देंगे, जो क्या करेंगे, जल एवं खनिज तत्वों के अवशोषण में सहायक है। जितने ज्यादा मूल होंगे, मूल रोम होंगे, उतना ही ज्यादा अपने पास सरफेस एरिया होगा, और उतना ही ज्यादा अवशोषण वहां पर होगा। तो ये अवशोषण में मेनली सहायता करते हैं। तने पर पाए जाने वाले ये बाह्य त्वचीय रोम त्वचा रोम या ट्राइकोम्स कहलाते हैं। मूल रोम अलग हो गया, अब तने पर जो मिलता है वो त्वचा रोम, उसे बोलोगे ट्राइकोम बोलोगे, इंग्लिश का शब्द लिख लीजिएगा, ठीक है। पर्वतंत्र में यह त्वचा रोम बहुकोशी के होता है, मतलब जमीन से ऊपर वाला जो भी तंत्र होता है वो पर्वतंत्र होता है। ये डेफिनेशन भी आपने पढ़ी है, जो 5वां चैप्टर उसके अंदर। ये शाखित या अशाखित तथा कोमल या नरम हो सकते हैं। ये स्रावी हो सकते हैं, ये वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल की हानि को रोकते हैं। तने में भी सेम वही काम ये करता है, वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जो भी हानि है उसे रोकते हैं। कोमल हो सकते हैं, नरम हो सकते हैं, और शाखित या अशाखित हो सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना है। ट्राइकोम तो इंपॉर्टेंट है भाई साहब, पूछ सकता है। भरण उत्तक तंत्र दूसरा आपके पास कौन सा है, भरण उत्तक तंत्र। बाह्य त्वचा तथा संवहन मंडल के अतिरिक्त, ठीक है, बाह्य त्वचा जो अपन ने देख लिया, और संवहन मंडल जो अपन देखेंगे, उनके अतिरिक्त जो भी उत्तक आते हैं वो सारे भरण उत्तक आते हैं। कितनी अच्छी डेफिनेशन लिखी इसने, कि दो को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बचा वो तीसरा नहीं। इसमें सरल उत्तक जैसे पेरेन कायमा, कोलेन कायमा तथा स्क्लेरेन कायमा आता है। ये तीनों सरल उत्तक के प्रकार है, आपने डिस्कस कर रखे हैं पहले से। प्राथमिक तने में पेरेन कायमा कोशिकाएं प्राय वलकुट, इसे कॉर्टेक्स बोलते हैं, परिरंभ पित्त तथा मज्जाकरण में किरण में होती है, ठीक है। तो ये कॉर्टेक्स, परिरंभ, ये पित्त वगैरह जो लिखा है, आगे आने वाले सेशन में आप लोग डिस्कस करोगे। अभी केवल शब्द ही आपको ध्यान में रखना है कि पेरेन कायमा कोशिका जो होती है कहाँ कहाँ होती है, कॉर्टेक्स वलकुट में होती है, परिरंभ पित्त और मज्जाकरण में होती है। पत्तियों में भरण उत्तक पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं, और इसे पर्ण मध्यतक या मेसोफिल कहते हैं। तो मेसोफिल कहते हैं, मेसोफिल आप डिस्कस करोगे सेल कोशिका वाले चैप्टर में भी और प्लांट फिजियोलॉजी में भी। अभी शब्द ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे और आगे आ ही जाएगा, लेकिन शब्द आप लोग अभी ध्यान में रखिएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, अभी डिटेल से नहीं बताया जा सकता इसको, ठीक है। पत्तियों में जो भरण उत्तक है वो पतली भित्ति तथा क्लोरोप्लास्ट से युक्त होते हैं, जिसे आप क्या बोलते हो, पर्ण मध्योतक जिसे आप लोग बोलते हो। डायग्राम बाकायदा बता रखा है वहां पर, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी डिटेल से नहीं बताया जा सकता, मुद्दे से नहीं हट सकता ना यार। ऐसे न्यूज चैनल में डिबेट होती है, वैसे यहाँ डिबेट थोड़ी करने बैठे हैं कि जो पूछा वो तो बता नहीं रहे और दूसरे में मजे ले रहे हैं साहब, ठीक है। तीसरा आता है सवन उत्तक तंत्र, वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जिसे अपन बोलते हैं। जाइलम फ्लोएम आपने सुना होगा, उन्हीं के आधार पर ये टॉपिक है अपना। सहवनी तंत्र में जटिल उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम आते हैं। ये सरल नहीं है, ये जटिल है। सरल में तो अपन ने पढ़ लिया था, क्लोरेन पेरेन काइमा, कोलेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा। जाइलम तथा फ्लोएम दोनों मिलकर सहवन बंडल बनाते हैं। अब केवल जाइलम में तो अपन बात नहीं करेंगे, केवल फ्लोएम में तब भी अपन बात नहीं करेंगे। जब दोनों आपके पास है और एक अधिक होंगे तो उसे आप बंडल तो बोलोगे ही बोलोगे, नहीं। द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच कैम्बियम होता है। ऐसा सामान्य बंडल जिसमें कैम्बियम होता है वे लगातार द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते हैं, उन्हें अपन खुला सेवन बंडल बोलते हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल जिसे अपन बोलते हैं। ये मान लो आपके पास ये जाइलम था, ये जाइलम हो गया, उसके बाद में अगर मैं दूसरे कलर में बनाऊं तो ये हो गया आपके पास फ्लोएम, ठीक है। ये फ्लोएम और ये जाइलम, एक्स से जाइलम, पी से फ्लोएम आपके पास हो गया, सब सिंपल सा। और इनके बीच में अगर कैम्बियम मिलती है, इनके बीच में क्या मिलती है, कैम्बियम मिलती है, जो आगे चलकर जाइलम और फ्लोएम का आगे वाला जो भविष्य है वो तय करती है, ठीक है। द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम जो बनाता है वो आपके पास कैम्बियम है। तो ऐसे उत्तक की बात करते हैं, सामान्य मंडल की बात करते हैं जिसमें कैम्बियम अगर होता है,
कैम्बियम अगर प्रेजेंट है तब तो उसे अपन क्या बोलेंगे, ओपन। अगर कैम्बियम वहां पर नहीं है, मतलब ये जो कैम्बियम है जाइलम फ्लोएम के बीच में नहीं है, एब्सेंट है, तो उसे अपन बोलेंगे क्लोज। ठीक है, तो खुला सवन बंडल कहते हैं जिसमें क्या होता है, कैम्बियम होता है। एक बीजपत्री पादप में, द्विबीजपत्री का उल्टा होता है, एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम नहीं होता है, चूंकि वे द्वितीय उत्तक नहीं बनाते हैं, इसीलिए उन्हें बंद सेवन बंडल कहते हैं। आगे बात सुन, ठीक है, ये सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। जब जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर तरीके से, मान लो ये जाइलम और ये फ्लोएम, मान लो इस प्रकार से मानना है आपको, क्या करना है, फिर जाइलम फिर आपके पास फ्लोएम, ठीक है, एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं। रेडियस की अपन बात करते हैं, ये त्रिज्या आपके पास, ये इस गोलाई से अगर ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम इस प्रकार से होते हैं, तो उससे बंडल को अपन बोलते हैं अरीय या रेडियल। ठीक है, ये देखो डायग्राम में जाइलम और फ्लोएम आपको बता रहा, मान लो ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, तो ये भिन्न त्रिज्या पर है, इसी पर नहीं है, इसी पर एक सेम त्रिज्या पर होता तो क्या होता, ये जाइलम बता रखा था, फ्लोएम भी यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन ये फ्लोएम यहाँ पर नहीं है, ये क्या है, भिन्न त्रिज्या पर, ये यहाँ पर है। ठीक है, इसे आपने बोला है अरीय। जैसे मूल में, मूल आपको ध्यान में रखना, एग्जाम्पल तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा। संयुक्त बंडल में जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होते हैं, ये एक ही त्रिज्या पर बता रखे हैं, जैसे ये था इस प्रकार से, ये जाइलम, ये फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होते हैं, जैसे तने तथा पत्तियों में। संयुक्त इसका उल्टा हो गया, संयुक्त समन मंडल में फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर स्थित होते हैं। फ्लोएम कहाँ होते हैं, जाइलम के अंदर होते हैं। अब ये देखो, ये तो अरिया तो अपन ने देख लिया, दूसरा संयुक्त बंद और संयुक्त खुला। ये संयुक्त क्या है, बंद है, फ्लोएम अंदर की ओर है, जाइलम बाहर की ओर है। ठीक है, सॉरी, फ्लोएम जो है जाइलम के बाहर की ओर स्थित होता है, ये फ्लोएम बाहर की ओर है, जाइलम अंदर की ओर, आपको बताया जा रहा है। सेम वैसे ही आपके पास ये संयुक्त खुला इसने बताया, खुले का मतलब आपके पास क्या है, इसके अंदर कैम्बियम होगा, तो ये कैम्बियम अलग से यहाँ बताना चाहिए था इनको, लेकिन डायग्राम में नहीं दिख रहा अपने को, तो ये कैम्बियम यहाँ कहीं होता है, ये कैम्बियम, ये फ्लोएम और ये जाइलम, तो जिसके अंदर कैम्बियम होता है उसे आप बोलते हो खुला। तो ये संयुक्त खुला है, इसके अंदर कैम्बियम, इसके अंदर कैम्बियम नहीं है, तो ये क्या है, बंद है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज का जो टॉपिक है यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, उम्मीद मैं करता हूँ आपको समझ में आया है, थोड़ा बहुत ही हेल्प आपको मिले, लेकिन मिलेगी इस सेशन को देखने के बाद, इतनी गारंटी है, ज्यादा भी मिलेगी अगर सही से आपने देखा है तो। फिर भी आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछते रहिए, खुद के नोट्स बनाइए। ठीक है, एनसीईआरटी के पॉइंट टू पॉइंट खुद के नोट्स बनाइए, डायग्राम को देखिए, बार बार डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे काम अपना और आसान हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।